हेलो एवरीवन, हम लोग आज से जावा का एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वहां से सारा जावा को बेसिक तरीका से हम लोग पढ़ाएंगे। हर एक दिन का वीडियो जाएगा शाम को 6 बजे, और वहां पे आप अच्छे से चीज को सीखेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम लोग एडवांस तक जाएंगे। जावा का मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत डिटेल से कवर करेंगे, तो ये सारा चीज कवर होगा। बेसिक टू एडवांस लेवल तक कोर जावा कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा पहला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओवरव्यू ऑफ जावा पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जावा का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जावा जो है फर्स्ट जो आया हम लोग के पास वो 1991 में आया, ठीक है। बात समझे, क्लियर है। इस समय जेम्स गॉसलिंग क्लियर है। जेम्स गॉसलिंग साहब ने अपने टीम के साथ मिलकर एक लैंग्वेज बनाया जिसका नाम रखा ओक, OAK, क्लियर है। इस समय मतलब एज ए स्टार्टिंग में जावा का नाम जावा नहीं पड़ा था, ओक नाम पड़ा था। अब यहां पर देखिए, अब इस केस में क्या होगा कि अब आपके पास जब थोड़ा दिन तक बढ़ा आगे, तो फिर डेवलप करते करते 1995 में, ठीक है, जावा का पहला वर्जन आया, ठीक है। जावा का फर्स्ट वर्जन यहां पे रिलीज हुआ, फर्स्ट वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे ओएक का नाम बदल के यहाँ पे जावा रख दिया गया, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे लेकिन जावा का जो पहला जो 1996 में आया, वो जावा का पहला JDK आया, जावा डेवलपमेंट किट 1.0, क्लियर है। मतलब आप यहां से मानोगे कि पहला जो मार्केट में जावा आया वो आया 1996 में, जो कि जावा का पहला जावा डेवलपमेंट किट रिलीज हुआ, क्लियर है। अब यहां देखो, अब यहां तक जावा किसके पास था, सन माइक्रो सिस्टम के पास, ठीक है। और ये यहां से 2008 तक जावा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के पास ही अवेलेबल था। लेकिन अब 2009 में, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम को कौन एक्वायर कर लिया, ऑरेकल एक्वायर कर लिया, ऑरेकल, ठीक है। तो अब जावा का जो ऑनर है ना, वो ऑरेकल कंपनी है, सन माइक्रो सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री है जो हम ब्रीफ में आपको बता दिए जावा के बारे में, कब बना था, कौन बनाए थे, पहले क्या नाम था, फिर कब इसका ऑफिशियल वर्जन रिलीज हुआ, कब इसका JDK का ऑफिशियल वर्जन रिलीज हुआ, ये सारा चीज बता दिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके मेन पॉइंट पे कि आपका क्या कह रहा है जावा के बारे में। सबसे पहला फीचर्स, ठीक है, कि जावा जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देखो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, समझो। लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक होता है आपका लो लेवल, ठीक है, और एक होता है आपका हाई लेवल। हाई लेवल, अगर ये दोनों में कोई मेन डिफरेंस पूछो तो क्या होगा, समझो। लो लेवल में आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, क्लियर है। और हाई लेवल लैंग्वेज में आता है C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब समझो यहाँ पे ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन आप लो लेवल लैंग्वेज में भी दे सकते हो और किस में दे सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। अंतर क्या है दोनों में, ये समझो। लो लेवल लैंग्वेज का अगर बात करो तो लो लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के डायरेक्टली हार्डवेयर को जाता था। मतलब आपको पूरे हार्डवेयर का नॉलेज अच्छे से रखना पड़ेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में क्या रजिस्टर है, किस तरह से मेमोरी है, क्या उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, किस तरीका से रजिस्टर उसका काम कर रहा है। हर एक चीज आपको दिमाग में रखना है और आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन उसके हार्डवेयर को ही देना पड़ता था, क्लियर है। लेकिन जब आया हाई लेवल लैंग्वेज, तो इस समय हम लोग को जो हार्डवेयर जो था ना, इसको हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है। और हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना शुरू किए, लाइक जावा में, पाइथन में, तो हम लोग को मतलब जरूरत ही नहीं है हाई लेवल ये हार्डवेयर का नॉलेज का, ठीक है। मतलब कोई हार्डवेयर का नॉलेज हमको जरूरत नहीं है, और हम लोग इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली किसको देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंस्ट्रक्शन में से डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस किस हार्डवेयर से करवाना है, सोल्व करवाना है। मतलब अगर इंस्ट्रक्शंस इनपुट का है तो अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि ये कीबोर्ड का काम है, आउटपुट का काम है, तो मॉनिटर का काम है, तो अपने आप इंस्ट्रक्शन वो पार्टिकुलर हार्डवेयर को देते जाता है यहां से पढ़कर,
क्लियर है? तो मतलब हम लोग इंटरेक्ट किससे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से। हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं रहेगा हार्डवेयर को, हम लोग नहीं जानते किस तरह से कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, कैसे वो इनपुट लेता है, इससे कोई लेना देना नहीं। बस हम लोग को सीखना है कैसे इनपुट का इंस्ट्रक्शन होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, कैसे आउटपुट देते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, सब ये सब सिंपली सीखना है। ठीक है? ऊपर से हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, वो ह्यूमन रीडेबल में होता है। मतलब कोई भी चीज लिखने, इंस्ट्रक्शन लिखने का जो सिंटेक्स है ना, वो सिंपल इंग्लिश में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए, जैसे जावा का ही कुछ हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे जावा में कुछ वर्ड है, देखिए, जैसे एक वर्ड है प्राइवेट, ठीक है? तो प्राइवेट वर्ड क्या है? वो इंग्लिश का ही वर्ड है। पब्लिक है, पब्लिक वर्ड क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। मेन इंग्लिश का वर्ड है। क्लास इंग्लिश। तो कुछ वर्ड तो हम लोग पहले से ही फेमिलियर रहते हैं ना, अलावा मिलता जुलता मीनिंग भी रहता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, कैसे? सिंपल जनरल मैथमेटिक्स जैसा। जैसे आप लिखते हो x इक्वल टू a प्लस बी। अरे भाई, तो ये तो हम मैथ में भी तो लिख रहे थे ना, तो आराम से जावा में भी लिख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो बस यही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को भी पता चल जाएगा। बस इसी इंग्लिश वर्ड का यूज करके हम लोग कंप्यूटर को भी क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ज्यादा फेमिलियर होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस जब सिंपल जनरल मैथमेटिक्स जैसा ही कंप्यूटर को देते हैं। ऊपर से सबसे जो मेन पॉइंट है, वो हमें कोई हार्डवेयर का नॉलेज की जरूरत नहीं है। हम आराम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देते हैं। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। क्लियर है? तो कभी भी जाओगे ना किसी भी इंटरव्यू में, तुमसे ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो आपको आंसर देना है कि सर हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, लिनक्स बताओ। विंडो पे काम करो, विंडो बताओ। क्लियर है? क्योंकि आपको हार्डवेयर से कोई लेना देना ही नहीं है। आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, नॉट ओनली इन द जावा। क्लियर है? तो जावा भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है? चलिए फिर अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं जावा के बारे में। देखिए, जावा क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब समझिएगा, ऐसा लैंग्वेज जहां पे अपर केस और लोअर केस में अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कैपिटल ए लिखे हैं और स्मॉल ए लिखे हैं, तो कैपिटल ए जावा के लिए अलग कैरेक्टर है और स्मॉल ए अलग कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल फिर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हम वेरिएबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन टाइप का एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम हम रखें नम। ठीक है? एक और इन टाइप का वेरिएबल बनाए जिसका नाम हम रखें नम, और एक और हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए जिसका नाम हम रख लिए नम। बताओ, तीनों को हम पढ़ेंगे सेम नाम से, ठीक है, लेकिन तीनों का केस अलग अलग है। ठीक है? इसका नम का तीनों के तीनों कैरेक्टर स्मॉल में है, इसका इन कैरेक्टर स्मॉल में है और कैपिटल में है, और इसका तीनों कैरेक्टर कैपिटल में है। तो तीनों अलग अलग वेरिएबल जावा ट्रीट करेगा। इसीलिए जावा क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव बोलते हैं। इसलिए जावा जब प्रोग्रामिंग करना होता है तो ध्यान में रखना होगा कि कौन सा चीज किस केस में लिखाएगा। जो अपर केस में लिखा हुआ है उसे अपर केस में ही प्रोग्राम में यूज करना है, जो लोअर केस में लिखा हुआ है उसे आपको लोअर केस में ही प्रोग्राम में क्या करना है? यूज करना है। तो बहुत इजी तरीका से इस चीज को समझना है, क्योंकि कोई भारी चीज है नहीं। जैसे कुछ रूल रेगुलेशन है, किसको अपर केस में लिखना है, किसका पहला लेटर अपर केस में होगा, किसका पहला लेटर लोअर केस में होगा, क्या रूल रेगुलेशन है। जब जावा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम आपको सारा रूल रेगुलेशन बताएंगे। लेकिन केस सेंसिटिव का मतलब समझो, ऐसा लैंग्वेज जहां पे अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर को अलग अलग कैरेक्टर ट्रीट करता है, उसे क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर आप वेरिएबल जिस केस में लिखें, जैसे इंट एक्स, तो जिस केस में लिखे हैं उसी केस में आपको यूज करना। अगर एक छोटा है तो छोटा में लिखिए, बड़ा में है तो बड़ा में ही यूज कीजिए। अगर जैसे ही आप अगर डिक्लेयर कर दियो छोटा में ना और यूज कर दियो कैपिटल में, तो फिर से इधर आ जाएगा। जावा कंपाइलर कहेगा कि भाई ऐसा कोई सिंबल ही मेरे पास नहीं है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो केस सेंसिटिव का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं जावा के बारे में। यहां देखिए, अगला पॉइंट है कि जावा स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। देखिए यहां पे स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, कहता क्या है कि जब लैंग्वेज में हम लोग डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो डेटा को हमको इनपुट लेना पड़ता है। क्लियर है? और ये इनपुट किया हुआ डेटा जाके मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में स्टोर होगा। क्लियर है? मतलब आपके पास ये रैम में स्टोर होगा। क्लियर है? ये रैम हो गया। अब समझो यहां पे इस रैम में हम लोग को एक जगह रिजर्व करना पड़ता है, स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा जहां डेटा मेरा स्टोर होगा। एक कंटेनर होगा। जैसे मान लो एक कंटेनर का नाम X है, एक कंटेनर का नाम Y है, कुछ भी हो सकता है। तो जावा कहता है कि इस कंटेनर का जो नाम आप रखे हो, समझे यहां पे, उसका टाइप भी बता दो पहले कि किस टाइप का डेटा वो कंटेनर स्टोर करेगा।
बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पे टाइप रख दिया इंट, तो ये कंटेनर जो मेमोरी में स्पेस रिजर्व किया मेरा x नाम का, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखेगा। और अगर हमने यहां पे टाइप इसका कर दिया फ्लोट, तो ये जो y नाम का जो कंटेनर मेमोरी में बना है वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यू जाकर स्टोर करेगा। क्लियर है? अब ये चीज सी में भी था, C++ में भी है और जावा में भी है। क्लियर है? स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि जब भी आप वेरिएबल बनाओ, ठीक है, तो उसका डेटा टाइप बता दो कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है? और जब प्रोग्राम रन करेगा तो इस वेरिएबल का वैल्यू बदला जा सकता है, टाइप बदला नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, जैसे x में हमने 5 रख दिया तो 5 स्टोर कर लिया। क्लियर है? x इक्वल टू हम 10 रख देंगे तो 5 हटाकर 10 डाल देगा, लेकिन वैल्यू चेंज कर देगा लेकिन टाइप चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या है इसका? x इक्वल टू हमने राम रख लिया तो x कहेगा कि भाई साहब हम स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा टाइप पहले से डिसाइडेड है, तो आप सिर्फ हमें वैल्यू बदल सकते हैं जो कि उसी टाइप का होना चाहिए। क्लियर है? आप दूसरे टाइप का वैल्यू मेरे में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल होता है डेटा जहां पे डेटा का सिर्फ वैल्यू बदला जा सके, उसका टाइप बदला नहीं जा सके। अब एक लैंग्वेज होता है डायनेमिकली टाइप्ड, जो भी समझ लो, जैसे हम लोग के पास क्या है, पाइथन है। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है। मान लो पाइथन में x होता, ठीक है, तो पाइथन कहता है कि यहाँ पे डेटा टाइप डालने की जरूरत है नहीं x का। अब x में आपने स्टोर किया 5, तो अब जब 5 x में गया तब जाके पता चला कि x इंटीजर टाइप का है वैल्यू के हिसाब से। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे यहाँ तो पहले से तो फिक्स है नहीं, तो अब यहां पे कोई आया और x में राम स्टोर कर दिया। क्या स्टोर कर दिया? राम। तो अब यहां पे x का वैल्यू भी बदल गया और उसका टाइप भी बदल गया। इस जगह पर 5 स्टोर किया हुआ था तो x इंटीजर था, और इस जगह पे x राम स्टोर किए हुए है तो x क्या है? एक स्ट्रिंग है। बात समझे? तो ये हुआ डायनेमिकली टाइप, जिसका टाइप भी रन टाइम में बदल रहा है और उसका वैल्यू भी रन टाइम में बदल रहा है। लेकिन जावा कहता है कि हम स्टैटिकली टाइप्ड हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या बदलेंगे? वैल्यू बदलेंगे, कभी टाइप नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल का डेटा टाइप प्रोग्राम के कंपाइल टाइम में ही दे देना पड़ता है। डिसाइड हो गया, बॉन्ड हो गया कि भाई x इंटीजर टाइप इंट के साथ बॉन्ड है, y फ्लोट के साथ बॉन्ड है। पूरे प्रोग्राम के रन टाइम में x ओनली स्टोर इंटीजर वैल्यू और y ओनली स्टोर डेसिमल वैल्यू। इसमें आप कभी वैल्यू बदल नहीं सकते। अगर आपको राम स्टोर करना था तो जावा कहता है कि आपको एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लो z, तब जाके इसमें राम स्टोर कर पाओगे क्योंकि इसका टाइप इसके साथ बॉन्ड है। बात समझ आ रहा होगा? क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्लियर है? चलिए फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहां पे सिंपल टू लर्न, इसको भी समझो पहले। देखो जावा जो है वो सिंपल टू लर्न है। अब जावा ऐसा क्यों बोलता है? देखो जावा 2 लैंग्वेज से मिलकर बना है, एक लैंग्वेज है सी और एक लैंग्वेज है C++। ठीक है? जावा जब पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे क्या कि जावा में जितना भी प्रोग्रामिंग टूल्स है, जैसे मान लो वेरिएबल्स है, क्लियर है, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स वगैरह का कंसेप्ट है, क्लियर है, जितना भी आपका लूप का कंसेप्ट है, कंडीशन लगाने का कंसेप्ट है, एरे वगैरह का कंसेप्ट है, ये सब टोटली इनहेरिटेड होता है। कहां से? सी लैंग्वेज से। क्लियर है? मतलब प्रोग्रामिंग टूल्स जो है जावा, वो सब कहां से लाया? सी से लाया है। क्लियर है? मतलब सारा, अगर आप सी में वेरिएबल पढ़े हो, ऑपरेटर्स पढ़े हो, एरे पढ़े हो, लूप पढ़े हो, कंडीशंस लगाना पढ़े, इफ पढ़े हो, स्विच केस पढ़े हो, वो सारा चीज तुम जावा में आराम से यूज कर सकते हो। इवन जावा सिंटेक्स भी चेंज नहीं किया है, लगभग सिंटेक्स सेम होता है किसके जैसा? सी लैंग्वेज जैसा। ठीक है? और रह गया बात C++ से, सर ये जावा में क्या आया है? तो इससे आया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, UPS का कंसेप्ट आया है जावा में। क्लियर है? अब UPS क्या होता है इसको पढ़ेंगे ही आगे, समझिए यहाँ पे। तो जावा कहता है कि हम 2 लैंग्वेज से इनहेरिटेड हैं, सी से और किससे? C++ से। यहाँ पे ये दोनों से क्या बना? जावा बना। तो सी से आया कौन? प्रोग्रामिंग टूल सारा सी से ले गया है, और C++ से जावा क्या लेके आया है? UPS का कंसेप्ट जावा लेके आया है। क्लियर है? तो अब जावा कहता है कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट तुम जानते हो सी और C++ का, तो मुझे पढ़ना और भी आसान है। क्लियर है? और अगर नहीं जानते हो तो जावा कहता कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सीख सकते हो, बस आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको जावा में ही वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, सब आपको जावा में ही ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझने में जावा बहुत आसान है, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, सिंपल। बस आप क्लास रोज देखिएगा, रोज वीडियो देखोगे, आराम से समझ में आ जाएगा कि जावा में किस किस तरह से सिंटेक्स लिखाता है, कैसे कोड लिखाता है, हर एक चीज बताया जाएगा।
ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा कि जावा को सिंपल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जावा आपका दोनों लैंग्वेज से डिराइव्ड है। अगर जो प्रोग्रामर सी प्लस प्लस के आया है उसके लिए जावा बहुत आसान हो जाता है, और जो नहीं पढ़ के आया तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगला फीचर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको समझो, यहां पे समझो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर सिंगल लाइन में डिफिनेशन दे, ऐसे तो ये बहुत डिटेल चैप्टर है, मतलब बहुत डीपली पढ़ेंगे और इसमें लगभग 100+ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्लियर है? अब यहां पे समझो, यहां पे क्या है, यहां पे देखो, यहां पे अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझो ध्यान से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है जहां पे क्या होता है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सर ये ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है जो आपको दिखाई देता है, जिसके पास दो चीज होता है, इसके पास डेटा होता है और इसके पास कुछ ऑपरेशन होता है। क्लियर है? डेटा और क्या, ऑपरेशन। सर कुछ एग्जांपल बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको दिखता है, सबके घर में होगा। अब उस कैलकुलेटर के पास न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा है। क्लियर है? और उसका ऑपरेशन भी उसमें देखते हो, प्लस का ऑपरेशन है, आपका माइनस का ऑपरेशन है, इनटू का ऑपरेशन है, डिवाइड का ऑपरेशन है, परसेंटेज निकालने का ऑपरेशन है। तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? जिसके पास डेटा है और डेटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए सारा ऑपरेशन अवेलेबल है। क्लियर है? तो सर तो ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? तो ऑब्जेक्ट बनता है उसके क्लास से। क्या बनता है? क्लास से बनता है। क्लियर है? तो क्लास से बनता है कौन? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सर क्लास क्या है? तो क्लास है ऑब्जेक्ट का डिजाइन। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट का डिजाइन, कि मेरे ऑब्जेक्ट में क्या डेटा होना चाहिए और क्या ऑपरेशन होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? क्लास। और उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्लास वाला डेटा और क्लास वाला ऑपरेशन उसके पास क्या होता है? चला जाता है। और वो ऑब्जेक्ट वही डेटा और वही ऑपरेशन को यूज कर सकता है जो उसके क्लास में क्या है, बनाया गया है। ठीक है, जो डिजाइन में उसका है। क्लियर है? समझो यहां पे ध्यान से। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि एक कैलकुलेटर एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास हमने बनाया, चाहे जिसका नाम रख लिया कैल्सी। क्लियर है? इसका नाम क्या रखे? कैल्सी। अब इसके अंदर दो नंबर रखे, इंटीजर वाला, इंट एक्स और इंट क्या रखे? वाई। दो नंबर रख लिए। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन देते हैं। चलिए, तो एक ऑपरेशन रख दिया इनपुट का, एक ऑपरेशन इनपुट का, एक ऑपरेशन सम करने का, एक ऑपरेशन मल्टीप्लाई करने का और एक ऑपरेशन डिवाइड करने का। इतना ऑपरेशन रख लिए। क्लियर है? अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये सिर्फ डिजाइन हुआ, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। हमने सोचा कि मेरा कैलकुलेटर कैसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द क्लास। ब्लूप्रिंट को क्लास बोलते हैं, डिजाइन को क्लास बोलते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो, कैसे बनेगा। देखिए, तो अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाए ओवन, तो इस ओवन के पास दो डेटा रखने का जगह मिलेगा, एक होगा एक्स, एक होगा कौन? वाई। ठीक है, और ये दोनों डेटा के ऊपर ये इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कैसे? तो ओवन डॉट इनपुट, ओवन डॉट इनपुट। तो ओवन डॉट इनपुट करेगा तो ओवन के एक्स और वाई पे इनपुट होगा। ओवन डॉट सम, तो ओवन के सम पे, ओवन का डेटा एक्स और वाई का सम करेगा। ओवन डॉट मल्टीप्लाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेगा। ओवन डॉट आपका डिवाइड, तो यहां पे डिवाइड का ऑपरेशन करेगा। ठीक है, और हम बोले ओवन डॉट एलसीएम निकालो तो, ठीक है, तो इसमें ये एरर दे देगा, कहेगा ओवन ऑब्जेक्ट, कि हम जिस क्लास के ऑब्जेक्ट है ना, उस क्लास में एलसीएम करने वाला ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो अ क्लास इज ए डिजाइन टाइम एंटिटी that encapsulate your idea about the object। क्या है? उस आइडिया में दो चीज होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट में क्या डेटा जाना चाहिए और मेरा ऑब्जेक्ट में क्या ऑपरेशन जाना चाहिए। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट उसका रियल इंप्लीमेंटेशन है। जब हम क्लास बना देंगे तो उसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जावा में एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एवरीथिंग इज द फॉर्म ऑफ क्या? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसलिए जावा को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास ऑब्जेक्ट इतना छोटा चीज नहीं है कि आपको 10 मिनट में हम समझा देंगे। क्लियर है? तो बस आप पेशेंस रखिए, आपको समझाया जाएगा जब उप्स का चैप्टर स्टार्ट होगा तो। लेकिन अभी आप इतने जानिए कि जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है,
कि जावा आपका क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखो, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ये जान जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्लियर है, समझे। और यहां पे देखो क्या हुआ, जो देखो जब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं था, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में करते थे, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग हम लोग डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन किसको मिलता था, हार्डवेयर को देते थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था ना, कि अब यहां पे देखो अलग अलग मेरे पास कंप्यूटर है, ठीक है, अब इसका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो मान लो कि हम पूरे इस कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर को हमने समझा और इसके लिए कोड लिखे, इसके हार्डवेयर के लिए, कंप्यूटर C1 के लिए, AC2 है, ठीक है, तो इसके हार्डवेयर के लिए समझा और इसके हार्डवेयर के लिए हमने कोड लिखा सम करने का। ठीक है, समझना चीजों को, लिखे। अब ये कोड इसको दिए तो इसका हार्डवेयर कह रहा है कि भाई हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, हम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा लेंगे। लेकिन यही कोड इस C2 को दिया गया तो C2 कह रहा है भाई मेरा हार्डवेयर का कैपेसिटी कुछ अलग है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, तो आप मेरे हार्डवेयर को समझो और फिर से कोड लिखो। क्लियर है, तो इसको बोला गया मशीन डिपेंडेंट। क्या बोला गया, मशीन डिपेंडेंट। क्लियर है, लेकिन अब मशीन डिपेंडेंट का मतलब प्रोग्राम जिस मशीन पे लिखा गया है सिर्फ उसी मशीन पे रन करेगा, दूसरे मशीन पे रन नहीं करेगा। यह प्रॉब्लम था लो लेवल लैंग्वेज में। अब आया फिर हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि जावा है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहां पे समझो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, यहां पे समझो हाई लेवल लैंग्वेज जब बना तो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कहा कि हम आपके पूरे हार्डवेयर को मैनेज हम करेंगे, हार्डवेयर कैसे काम करेगा ये मेरा जिम्मेदारी, ओएस का ये कहना था। तो हार्डवेयर जब हम लोग खरीदते हैं, मतलब कंप्यूटर खरीदते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग ओएस इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ओएस ही है जो पूरे हार्डवेयर को मैनेज करेगा। अब समझिए, तो मान लो मेरे पास 4 कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर है, इसका भी हार्डवेयर है, बात समझे। अब इसका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वह जानता है, इसका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन वह जानता है, और इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं सम करने का, तो हम लोग अब ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, बात समझे। तो अब क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे इंस्ट्रक्शंस को इसके हार्डवेयर के हिसाब से रन करवा लिया और इस कंप्यूटर के लिए इसके हार्डवेयर से रन करवा लिया। मतलब प्रोग्रामर को अब ये वरी होने की जरूरत ही नहीं था कि मेरा पार्टिकुलर कंप्यूटर पे ही सिर्फ रन करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रोग्राम क्या हो गया, मशीन इंडिपेंडेंट हो गया। यहां पे क्या था, डिपेंडेंट था, यहां पे ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम क्या बन गया, मशीन इंडिपेंडेंट। क्लियर है, अब यहां पे समझते हैं क्या, लेकिन प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ, जो देखिए प्रॉब्लम शुरू हुआ कि अलग अलग कंपनी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस पे क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस पे क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है, अब देखिए, अब जब ये कोड हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे हैं तो इस पे रन कर जाएगा, बात समझे, और यही कोड लिनक्स पे जब जा रहा है तो यहां रन नहीं कर रहा है, तो इसको बोला गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब आपका कोड किसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही रन करे, किसी पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करे। अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर है, 100 पे अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो मेरा कोड 100, अगर हम कोड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखे हैं तो मेरा कोड 100 कंप्यूटर पे भी रन कर जाएगा। क्लियर है, लेकिन एक कंप्यूटर पे आपका क्या है, विंडो है, एक पर अलग और लिनक्स है, तो मेरा कोड हो सकता है कि लिनक्स वाला पर रन न करे, इसको बोला गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तब जावा आया, ये कहा कि हम ऐसा लैंग्वेज बनाए हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब आपका जो प्रोग्राम है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा, जावा का प्रोग्राम। क्लियर है, समझे, मतलब जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। ठीक है, तो सर कैसे रन करेगा इसको समझिए पहले। देखो, अब यहां पे हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे रन करता है। ठीक है, जावा का कैसे ये प्लेटफॉर्म है। देखो, जब जावा का जो कोड लिखते हैं हम लोग, मान लो ये जावा का सोर्स कोड लिखे, कोई प्रोग्राम हमने लिखा, ठीक है, ये डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं बदलता है। बात को समझिएगा, यहां पे यहां क्या होता है कि ये जावा का कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर इसको डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं बदला, इसको बीच का कोड में बदलता है, दैट इज कॉल्ड द बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। क्लियर है, अब ये बाइट कोड कहता क्या है कि भाई हम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर जाएंगे, लेकिन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इस बाइट कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए जावा के पास क्या दिया, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो बाइट कोड को अगेन इंटरप्रेट करता है।
क्लियर है? किसके हिसाब से? तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए विंडो है तो विंडो के हिसाब से, और मान लीजिए लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? और तब जाकर आपका कंप्यूटर पे रन करता है। मतलब जावा में दो बार ट्रांसलेटर का काम हुआ। पहला, आपका जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद किसमें बदला? बाइट कोड में। और बाइट कोड किस इंटरप्रेट हुआ? किसके द्वारा? जेवीएम के द्वारा। और जेवीएम देखता है कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं। जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर नहीं है। मशीन बोलने का मतलब नहीं कि हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, जो जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने लायक क्या कर देता है? बना देता है। क्लियर है? बात समझे? तो यहां पे बाइट कोड जेवीएम के पास जाता है, जेवीएम उसको अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इन शॉर्ट बस इतना याद रखना कि जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर जाता है, इसीलिए जावा को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इसका एक स्लोगन भी है, बात समझो। इसका स्लोगन है राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार कोड लिखो, कहीं भी रन करवाओ। ठीक है? और ड्यू टू ये स्लोगन कैसे आया? ड्यू टू द क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर इन जावा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट फीचर देखते हैं जावा के बारे में, कि जावा को बोला जाता है रोबस्ट। ठीक है? अब यहां पे समझो, यहां पे क्या है रोबस्ट? रोबस्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग समझता है। ठीक है? मतलब जावा कहता क्या है कि भाई हम में कोई भी सिचुएशन होगा, हम आराम से प्रोग्राम को रन करवा लेंगे। ठीक है? चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अब इसका रोबस्ट होने का 2-3 फीचर है। रीजन क्या है? पहला रीजन जो है वो है जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जीसी। क्लियर है? और एक कंसेप्ट है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ये 2 मेन रीजन आता है। ऐसा तो और भी रीजन है, लेकिन हम लोग यहां पे यही समझेंगे कि 2 मेन रीजन है जिससे जावा को रोबस्ट बोलते हैं। पहला ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और दूसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट। चलिए अब क्या ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन समझो। कहता क्या है कि आपका जावा ये देखता है, जब प्रोग्राम आप लिखते हो तो जावा ये देखता है कि ऐसा कितना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो बहुत देर से यूज नहीं हो रहा है, जो किसी का रेफरेंस नहीं रख रहा है। ठीक है? तो जावा अपने आप उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से क्या कर देगा? हटा देगा। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि वो बिना मतलब का स्पेस लिए हुए हैं। क्लियर है? तो जो जैसे सी हो गया, C++ हो गया, इसमें हम लोग को मैनुअली हटाना पड़ता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। ठीक है? अनयूज्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत देर से बना हुआ है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी को रेफरेंस नहीं रख रहा है, रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें नल स्टोर है, अब इसका कोई काम तो है नहीं, बहुत देर से आप इसको ऐसे ही छोड़े हुए हैं, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट को जावा क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली मेमोरी से क्या कर देगा? हटा देगा। गार्बेज कलेक्शन। अब कैसे काम करता है गार्बेज कलेक्शन, ये हम लोग जावा में पढ़ेंगे आगे। ठीक है? अब आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर। क्या आता है? रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। क्लियर है? सर रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर जब प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक, आपने कोड लिखा, कंपाइलर कहा कि आपका कोड बिल्कुल सही है। क्लियर है? लेकिन कोड जब रन करने गया तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस में कंप्यूटर कुछ ऐसा चीज मिला जो कंप्यूटर जिसका आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल x = a/b, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शन सही है। जब रन किया कोई b का वैल्यू को इनपुट कर दिया 0। क्लियर है? तो इस समय कंप्यूटर को पता नहीं चल रहा है कि भाई इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट हम जनरेट करें किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करके। ठीक है? तो इस केस में कंप्यूटर यहां पे जनरेट कर देगा रन टाइम एरर। क्लियर है? और जैसे ही रन टाइम एरर आता है ना, तो प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट मतलब आगे का इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं। लेकिन जावा कहता है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट है किसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है? जो कि रन टाइम एरर को रन टाइम में ही हैंडल करने का पूरा के पूरा कंसेप्ट देता है ये। क्लियर? कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिस समय कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ नहीं पा रहा है, उस जगह पे हम कोई दूसरा इंस्ट्रक्शंस रन करवा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। यही कंसेप्ट होता है किसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा चैप्टर है जावा में, पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही समझो कि जावा को रोबस्ट बोलने का ये 2 चीज है कि जावा को ये दोनों बहुत स्ट्रांग बनाता है।
क्लियर है? जहां पे आप आराम से प्रोग्राम को स्मूथली रन कराओगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत सारा ऑब्जेक्ट बन गया है या फिर एरर वगैरह एक्सेप्शन वगैरह आएगा तो ये है। लेकिन हाँ याद रखिए, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शन वो हैंडल करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि कोड में कोई ऐसा एरर आएगा जो रन टाइम में आएगा, तो उस समय आपको अपने कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे होगा ये हम लोग पढ़ेंगे, जब एक्सेप्शन को पढ़ेंगे तब। पूरा चैप्टर है अच्छे से जावा में, किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अगला एक फीचर आता है जावा का कि जावा सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर होने का भी रीजन बहुत सारा है, लेकिन दो मेन रीजन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला जो रीजन है वो है जावा में मतलब पॉइंटर का कंसेप्ट यूजर लेवल पे नहीं है। ठीक है, पॉइंटर नॉट एट यूजर लेवल, यूजर लेवल। बात समझे? अब समझाएंगे अभी पॉइंटर क्या होता है। और यहां पे एक कंसेप्ट है जावा में जिसका बाइट कोड का कंसेप्ट है, बाइट कोड। क्लियर है? ये दो चीज के कारण जावा बहुत सिक्योर होता है। समझे? यहां पे पॉइंटर क्या होता है, सी पढ़े होंगे जो लोग, उनको पता होगा पॉइंटर क्या है। पॉइंटर जो कि एक वेरिएबल होता है जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रख लेता है, कि मेमोरी में उसका क्या एड्रेस है वो रख लेता है। जावा कहता है कि भाई हम इसको यूजर लेवल पे नहीं देंगे, मतलब आपको हम ये जानने नहीं देंगे कि भाई मेमोरी में एड्रेस किसी वेरिएबल का क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या है। क्लियर है? तो एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है इसमें, लेकिन जावा में इंप्लिसिट पॉइंटर है। इंटरनली जावा पॉइंटर के जगह पे रेफरेंस को काम करता है, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस रखता है ये। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है, ये चीज चल सकता है, लेकिन उस रेफरेंस को आप पता नहीं कर सकते हो। क्लियर है? मतलब यूजर लेवल पे नहीं है पॉइंटर। क्लियर है? ठीक है, अब आता है क्या मतलब बाइट कोड है। अब सुनिए, जावा का जब सोर्स कोड कंपाइल होता है तो बाइट कोड में बदलता है, ये तो सबको पता, अभी बताया है। अब देखिए यहां पे, अब इस बाइट कोड को, ठीक है, रीड करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड द जेवीएम। जेवीएम इस बाइट कोड में क्या क्या चीज है, क्या इलीगल इंस्ट्रक्शंस है, क्या मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत है, ये सारा चीज जेवीएम पहले चेक कर लेता है, तब जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है? बात समझे? मतलब कोई वायरस वगैरह को भी अटैक करने का चांसेस नहीं होने देता है जेवीएम, अगर बाइट कोड को जेवीएम पहले रीड करता है तो। बात समझे? क्लियर है? तो ये दो मेन रीजन है जिससे जावा सिक्योर होता है। पहला, पॉइंटर का कंसेप्ट यूजर लेवल पर नहीं है। दूसरा, जावा में बाइट कोड का कंसेप्ट है, जिसके कारण बाइट कोड एक ऐसा कोड है जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जेवीएम ही पढ़ पाता है, और जेवीएम सारा इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेता है, तब जाके उसको एग्जीक्यूशन के लिए देता है। क्लियर है? इसलिए जावा में ये सिक्योरनेस आ जाता है कि भाई आपका प्रोग्राम में कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्लियर है? चलिए, और यहां पे यूजर लेवल पर नहीं, ऑफकोर्स अगर किसी का एड्रेस जान जाएंगे तो ऑफकोर्स वहां पे मेरा सिक्योरिटी खराब हो जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा। तो यहां पे जावा किसी वेरिएबल, किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी अलाउ नहीं करता आपको स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पे देखिए, जावा मल्टी थ्रेडेड है। देखो यहां पे मल्टी थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही लाया गया है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? समझो यहां पे क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग। पूरा बहुत अच्छा चैप्टर है जावा का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जावा में। चलिए यहां पे देखिए, अब कहता क्या है कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है। समझो यहां पे, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्ड सुना होगा, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक सिंगल सीपीयू अलग अलग टास्क को, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस को, एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, तो ऐसे मान लो P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है और P4 प्रोसेस है। क्लियर है? तो यहां पे अलग अलग प्रोसेस को सीपीयू एक करके अपने पास बुलाता है और सबको एग्जीक्यूट कराते रहता है। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस कुछ अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये वाला प्रोसेस कुछ अलग टास्क है, ये वाला प्रोसेस कुछ अलग टास्क, ये वाला कुछ अलग टास्क है। क्लियर है? और सारा टास्क को, सारा प्रोसेस को एक सिंगल सीपीयू एक बार में ही हैंडल करे, दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। क्लियर है? लेकिन मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट जावा में है। यह कहता क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस। अब इस सिंगल प्रोसेस में ही मल्टीपल पार्ट हो। क्लियर है? अलग अलग पार्ट हो, एक ही प्रोसेस का मल्टीपल पार्ट, जिसको बोलते हैं थ्रेड। जैसे मान लीजिए T1 हो गया, T3 हो गया, 3 थ्रेड हो गया। तो थ्रेड
एक ही प्रोसेस का पार्ट होता है। क्लियर है? थ्रेड अलग अलग सिंगल प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है। थ्रेड इज ए सब प्रोसेस ऑफ एनी प्रोसेस। क्लियर है? अब यहां देखिए, अब सिंगल सीपीयू क्या करेगा कि अलग अलग थ्रेड को उठाकर अपने पास लाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एक बार में। बात समझे? तो आपका जो मल्टी थ्रेडिंग कहता है कि प्रोसेस का जो मल्टीपल पोर्शन होता है, हर एक पोर्शन को एक बार में एक सिंगल सीपीयू हैंडल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर है? तो आप मल्टी थ्रेडिंग में, जावा में मल्टी थ्रेडिंग के चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे थ्रेड बनता है, कैसे एक प्रोसेस को मल्टीपल पोर्शन में डिवाइड करते हैं, कैसे थ्रेड को हम हैंडल करेंगे रन टाइम में, कैसे थ्रेड को स्लीप करवाएंगे, कैसे थ्रेड को वेट करवाएंगे। ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। क्लियर है? पूरा मल्टी थ्रेडिंग को हैंडल करने का पूरा के पूरा कंसेप्ट देता है कौन? जावा। क्लियर है? जहां पे एक प्रोसेस को आप मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करो और हर एक पार्ट को एक सिंगल सीपीयू को बोलो, भाई सब पार्ट को तुम हैंडल एक साथ ही करते रहना। ठीक है? कैसे हैंडल होगा, क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, ये सारा चीज हम लोग जावा में देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द क्या? मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आज का चैप्टर, जहां पे हम लोग ये जाने कि जावा का फीचर क्या है, कुछ हिस्ट्री के बारे में जाना, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जावा सिक्योर है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सारा फीचर हम लोग ने जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम कैसे लिखाएगा। सबसे पहले ये देखेंगे, फिर अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जावा का प्रोग्राम को कैसे रन करवाते हैं सिस्टम पे। देन फिर हम लोग का चैप्टर बाय चैप्टर जावा क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन पहले हम लोग इतना देख लेंगे किस तरह से काम चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।